Hello everyone. Good afternoon guys and girls. Am I audible and visible? तो जल्दी से बता दो भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस, आई थिंक आनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाय आर्यन, हेलो मुस्कान, निधि, कैसे हो बेटा आप? रजनीकांत, ओहो हो, हेलो, क्या जबरदस्त है भाई। राजीव सतवानी, कैसे हो भाई? मृदुला कदम, कैसे हो? सतीश, ऑल वेल? हाँ, बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बेजवान जब जो जहां जैसे देख रहे हैं। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन लोगों के लिए नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आपका एकाग्रता सीए चैनल पर। तो आई होप कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रही हो, क्रिस्टल क्लियर आ रही हो। हाँ जी, नहीं मतलब मुझे क्लियर नहीं चाहिए, मुझे क्रिस्टल क्लियर चाहिए भाई, छोटी मोटी चीजें नहीं करते हम। हाँ, तो क्या क्रिस्टल क्लियर आ रही है? वांट कम ऑन मेक सम नॉइज। हाउस द जोश? अरे जोशी के क्लास में है ना। हाँ, तो कुछ भी करने का, लेकिन एक चीज में कमी नहीं आने देने का, और वो है जोश। तो चलो, हाउस द जोश। यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत, सुमित, अथर्व, सत्यनारायण, मुस्कान, अंजलि, असीम और गौतम, नेहा, ऋषि, मुस्कान हो गया, और कौन है? किसी को भूल रहा हूं क्या मैं? लतिका, हाय। यस, क्रिस्टल क्लियर, ये हुई ना बात। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज जरा मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लूं फटाफट, और फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे डेफिनेशंस हमको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी, आप लोग मुझे जानते हैं बिकॉज मैं आपको सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और अब मैं आपको पढ़ाने आ चुका हूं सीए इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई के तहत ये हो रहा है, तो कृपया करके ध्यान दे दे। और यहां पर लिस्टेड कंपनी आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। यहां पर ओहो, इधर तो अलग ही लेवल आग लगा रहे भाई ये लोग। हेलो सतीश, अमनदीप, एकदम अच्छा है, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। ये आग जब देखता हूं ना मैं, तो मेरे अंदर का एक साथ जोशी जाग जाता है और मेरे को जोश आता है पढ़ाने का। फिर ऐसा लगता है चल भाई, आज तो आग लगा देंगे। बहुत अच्छे। आज भी हम बात करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों से, तो बी प्रिपेयर्ड। एंड यहाँ पे जितने भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप जरूर 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 डेमो लेक्चर एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पे जाकर जरूर देखिए। ऐप डाउनलोड करिए, वेब ब्राउजर से देखिए। मैंने आपको यूजुअली हम एंड ऑफ द क्लास हम आपको बताते हैं कि सारे एक्सपीरियंसेस आप कैसे ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज आर गोइंग टू हैव फन एंड एंजॉय द क्लासेस। स्टार्ट करते हैं विद अ डेफिनेशन कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। दोस्तों, एक जमाना था कि मैं बच्चों को शॉक कर देता था। ठीक है, मैं बच्चों को पूछता था कि बेटा बताओ, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? एंड इन द इंस्टेंट बच्चे जवाब देते थे नो। फिर मैं उनको कहता था कि ये जवाब गलत है, और वो बच्चे एकदम चौंक जाते थे। वो नहीं ऐड आता है जुप, वो टाइट वाइट हो तो टाइट हो, वैसे एकदम बच्चे ब्लैंक हो जाते थे कि यार ये सर कह क्या रहे हैं। हाउ कैन अ प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड? मतलब बच्चे फुल, और बोलते सर अभी आपने हमको सेक्शन 2 क्लॉज 68 पढ़ाया, तो आपने कहा था कि इनविटेशन टू पब्लिक नहीं देना है, तो फिर लिस्टेड कैसे हो? बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ चलता था। लेकिन जब वो बाद में एक्चुअली सेबी के लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस को देखते थे, तब उनको पता चलता था कि कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको फॉलो करके एक प्राइवेट कंपनी अपने डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा सकती है, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन के तहत वो लिस्टेड कंपनी में आ जाती थी। टेक्निकली नहीं, बट मतलब एक्चुअली नहीं, बट टेक्निकली वो आ जाती थी। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कई टीचर्स और एजुकेटर्स ने भी मुझसे आके फोन पे पूछा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा, और मैंने उनको समझाया नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसा ऐसा होता है। लेकिन मेरी ये खुशी इंस्टीट्यूट की क्या गलती, पार्लियामेंट से बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ला लिया और इस डेफिनेशन को और चेंज कर दिया। आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा था, और फिर देखेंगे अमेंडमेंट क्या है। डेफिनेशन में लिखा था, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। अब यहां तक अगर बात होती ना, तो फिर मैं जीत रहा था। लेकिन उन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने यहां से एक नया अमेंडमेंट यहां पर डाल दिया।
अमेंडमेंट में ये लोग कहते हैं प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as listed company. जब ये अमेंडमेंट आया मेरे दिल में धक 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 होने लगा, मुझे लगा भाई ये लोग प्राइवेट कंपनी वाला जो मेरा खेल है खत्म करने वाले हैं। और वही हुआ। इन्होंने कहा कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में आपको अलग से बताएंगे, अगर वो हम जो कह रहे हैं वो सिक्योरिटीज अगर वो इशू करते हैं, ऐसे केस में भले ही टेक्निकली उनके शेयर्स और सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगे, कोई ना कोई सिक्योरिटीज उनके लिस्टेड होंगे, फिर भी हम उनको लिस्टेड कंपनीज नहीं कहेंगे। और अब इसीलिए मैं ये क्वेश्चन किसी से पूछता नहीं हूं, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू बी लिस्टेड। क्यों? आइए देखते हैं। वो समझने के लिए हमें यह जानना होगा दैट व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं रूल्स में। अब मैंने कहा था हर चैप्टर के अपने रूल्स हैं, राइट? कहा था ना मैंने। हाँ क्रिश, आई एक्सेप्ट, वेरी गुड सर। मैंने आपको कहा था ना कि सुनो ना, मैंने आपको कहा था ना कि हर चैप्टर के रूल्स है। जैसे मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल डिबेंचर के शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स है, डिपॉजिट्स का यहाँ पे चैप्टर है वहां पे रूल्स है, चार्जेस का चैप्टर है वहां पे रूल्स है। ठीक उसी तरह डेफिनेशन का यहाँ पर सेक्शन 2 है, उसी तरह एक स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स भी है जो 2014 में बने हैं। उन रूल्स के हिसाब से व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 2A ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2014, the following classes of companies shall not be considered as listed companies. मैंने पूछा बताओ। पहले तो मुझे प्राइवेट कंपनी का डर था, लेकिन यहां पर उन्होंने पब्लिक कंपनी लिखा तो मैंने कहा ठीक है अभी भी मैं सेफ हूं, प्राइवेट कंपनी अभी आई नहीं है। कहते हैं पब्लिक कंपनी which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have listed the following. बोल रहे कि आपकी इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन आपके अगर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे दिए गए। अब सर एक एक करके मैं आपको चीजें समझाता हूं, बहुत सारी चीजें यहां पे आपके लेवल से थोड़ी ऊपर जा रही है बिकॉज ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है, बट डोंट वरी मैं आपको आइडियाज देते रहता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के बारे में। आप पकड़ लीजिए एक डिबेंचर। डिबेंचर ये डेट सिक्योरिटी होता है, आपको पता ना इक्विटी और डेट, आपको पता ना इक्विटी शेयर्स यूजुअली इक्विटी में आता है, लेकिन डिबेंचर्स बॉन्ड से डेट सिक्योरिटीज में आता है, बराबर। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड कंप्लीट होने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी आज नहीं बट भविष्य में इन पे कुछ वोटिंग पावर मिल सकते हैं, करेक्ट। नॉन कन्वर्टिबल मतलब ये रिडीम हो जाएंगे, कंपनी ये सिक्योरिटीज वापस लेके आपको आपका पैसा दे देगी और जब तक वापस नहीं लेती तब तक आपको इंटरेस्ट भी देगी, बट दे विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एनी ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो अगर ऐसे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है ये भी आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स है, अभी हम लोगों ने अभी तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज भी नहीं पढ़ा, उसके अंदर भी आपको समझ में आएगा कि अलॉटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल इतना जान लो, प्राइवेट प्लेसमेंट का अर्थ ऐसा होता है कि कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ना देते हुए एक सिलेक्ट फ्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पर्संस को देती है। क्या कहा मैंने? पब्लिक एट लार्ज को नहीं दे रही है, सिलेक्ट फ्यू इंडिविजुअल्स को देती है। अब वो कितने इंडिविजुअल्स है, कितनी बार दे सकती है, क्या है, वो सारे रूल्स हम आगे प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर कैपिटल डिबेंचर, बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिलेक्ट फ्यू लोगों को नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज अगर आप इशू करते हो तो आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। बट याद रखना बेटा, बहुत जरूरी पॉइंट क्या है कि आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। सर अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड होते तो आपको यहां पे आने की जरूरत ही नहीं थी, आप मेन डेफिनेशन के हिसाब से लिस्टेड कंपनी बन जाते। वो तो आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है और केवल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, इसलिए मैं आपको लिस्टेड कंपनी नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, समझ गया। और बोलते हैं आपके इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड नहीं है, मगर आपके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है। अब ये क्या होता है? वापस
नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। और रिडीमेबल का मतलब होता है कि आफ्टर पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ये शेयर्स को रिडीम कर लेगी, वापस आपसे परचेस कर लेगी और आपको रिडेम्पशन वैल्यू दे देगी। इट कैन इवन बी रिडीम्ड इन प्रीमियम, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देके भी वो रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगेन जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से ही इशू किए गए हैं, सर यहां पर पब्लिक इशू की बात क्यों नहीं आ रही, प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों आ रहा है? बेटा अगर पब्लिक इशू हो गया तो फिर तो आप मतलब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक इशू अगर करने जा रही है तो उनको डीमर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। डीमर्टिलाइजेशन करने के बाद उनको शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने पड़ेंगे, और जब वो शेयर सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने जाएंगे तो फिर वो लिस्टेड हो जाएंगे। देयरफॉर यहां पर भी हमने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस को ही पकड़ा हुआ है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन 2013। और पॉइंट नंबर 3 है बोथ 1 and 2 अबाउ, मतलब पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किए, मगर उनके कुछ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी हम उनको लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। पहले आपसे मुझे इतना बताइए, ये पॉइंट नंबर 1 आपको समझा है क्या? मैं आपको इसका अगर शॉर्ट में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स जैसा अगर बनाने की मैं आपको बना के देने की कोशिश करूं तो वो कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आप एक पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, ये बात याद रखना, आप एक पब्लिक कंपनी हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पब्लिक कंपनी तो हमेशा लिस्टेड ही होगी ना, पब्लिक कंपनी तो हमेशा लिस्टेड होती है ना। आंसर इज नो। पब्लिक कंपनी मतलब कंपनी जिसमें जनरल पब्लिक अपना पैसा डाल सकती है, मतलब ये कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है, मगर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा लेने के लिए इनको अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डालने ही पड़ेंगे। ये लोग ऑफ मार्केट भी डील कर सकते हैं। तो ये मत कह देना कि एवरी पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, नो, यू कैन नॉट से दैट एनी मोर। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी है। इसके केस में सबसे बड़ी बात जो हमने नोटिस की वो थी कि सर इसके जो शेयर्स थे, इसके जो इक्विटी शेयर्स है उसके आगे आप लिख देना नॉट लिस्टेड। ये कहीं पर भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। जब मैं चार्ट्स बना रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप भी चार्ट्स बनाइए। मुझे आर्यन आप हो क्लास के अंदर? इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे किधर तो भी उसने एक मेरे को अपनी नोट्स जो बना रहा है उसने भेजी। जितना भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जो भी चार्ट्स में ड्रॉ कर रहा हूं, जो भी कंसेप्ट के रिलेटेड चीजें मैं लिख रहा हूं, आर्यन अपने बुक में सिस्टमैटिकली अच्छी हैंडराइटिंग में एकदम प्रॉपर लिखता जा रहा है। उसका बुक जब मैंने देखा, मैंने कहा यार अगर ऐसे बुक मेरे पास है, मेरे को तो और नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट आएगा लॉ पढ़ने में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आर्यन की तरह एक्चुअली एक बार थोड़ा एफर्ट्स डालिए, और जो भी मैं यहां पे बना रहा हूं, जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। जब आप इन्वॉल्व होंगे ना भाई, आर्यन आप जरूर मुझे भेजना यार। आप अगर भेज सकते हो ना चैट में कुछ इमेज, एक बार देखो जरा, भेज सकते हो क्या? जरूर भेजना मेरे को बच्चों को दिखाना है, ठीक है ना? ओके, तो उसने बहुत अच्छा नोट्स बनाया, आप भी बना सकते हो। तो भैया पॉइंट बड़ा सिंपल है, सुन लो मेरी बात। आप एक इक्विटी शेयर्स जो है आपके, आपने उन इक्विटी शेयर्स को कहीं भी लिस्ट करके नहीं रखा हुआ है। अब रही बात आपके, इसको ये कर सकते हैं क्या, ऑलवेज शो रिबन? हाँ, अभी आपने क्या किया पता है, उल्टा आपने क्या किया, ध्यान से देखना। आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट से गए हैं, ठीक है, या अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट से गए हैं, ठीक है, ये आपने लिस्ट करके रखे हैं, या आपने बोथ, ठीक है। अगर आपके ये लिस्टेड है,
स्टिल मैं आपको अनलिस्टेड कंपनी ही कहूंगा। स्टिल द कंपनी विल बी अनलिस्टेड। समझे? कॉल्ड एज अनलिस्टेड कंपनी। अब एक मजे की बात बताऊं, जब मैं भारत के स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं, सर मॉड्यूल से नहीं पढ़ाएंगे क्या? ईशान ये पूरा मॉड्यूल से ही है बेटा, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर, ये जो चैप्टर है अगर आप मॉड्यूल देखेंगे, मैं आपको मॉड्यूल भी दिखा देता हूं। मतलब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे ना पर्सनली भी ये चीज पूछ रहे हैं, मैं आपको मॉड्यूल पहले तो दिखा देता हूं, ठीक है? अब ये हमारे पास बहुत अमेजिंग एक मॉड्यूल है, ठीक है? आ रहा है, ओपन हो रहा है बेटा, रुक जाओ, है ना, हो रहा है। मॉड्यूल से मैंने सिर्फ ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर चेंजेस किए, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो डायरेक्टली डेफिनेशंस के बाद, मतलब कंटेंट के बाद डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन शुरू हो गए। इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन सिर्फ डेफिनेशन ही डेफिनेशन पढ़ाता जाऊं। देखो बेटा, हर एक टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा जो स्टाइल है उसमें मैं आपका अभी तक का सीए फाउंडेशन का नॉलेज वैलिडेट करना चाहता हूं। पहले कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, उसमें जो कुछ चीजें आपको शायद नहीं पता या कुछ चीजें नहीं है, वो धीरे धीरे इनकलकेट करने वाला हूं। और चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स वर्ड बाय वर्ड हम मॉड्यूल से जाएंगे। अगर आप मेरी चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स की नोट्स जब मैं अपलोड करूंगा, आप देखेंगे चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स की जो मेरी सारी की सारी नोट्स है वो मॉड्यूल का ही एक्सट्रैक्ट है। बट यार एक हर एक टीचर का एक अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, और इसीलिए मैं ये स्टाइल से पढ़ा रहा हूं सिर्फ चैप्टर नंबर 1, बिकॉज यहां पर मैं बैठ के आपको रटाना नहीं चाहता कि ये डेफिनेशन है रट ले, नहीं, मैं धीरे धीरे आपको उससे अवगत कराना चाहता हूं। प्लीज 10 दिन है, मेरे साथ रहो, 10 दिन देखो। हम लोग ऑफकोर्स सेकेंड चैप्टर भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। 4 या 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये 5 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा दिन निकालेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको पता है मैं मॉड्यूल से पढ़ाता हूं, आपको पता है मैं वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ाता हूं, लेकिन वो चीजें स्टार्ट होगी यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है? हैव फेथ गाइस एंड गर्ल्स, ठीक है? चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, तो ये जो डेफिनेशंस है ये हम भी पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बुक में नहीं है, हमारे बुक में सारे डेफिनेशंस भी है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएंगे, देखो बस अभी यहां से आने वाले हैं, ये देखो अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में, ये देखो लाइन से डेफिनेशंस आ जाएंगे। बट कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसको मैं थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करके पढ़ा सकता हूं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ताकि आपको लिए मोनोटोनस और बोरिंग ना हो। चलो अब इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी का आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा था, जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं ना भैया स्टॉक एक्सचेंज बोले तो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बोले तो, चलो आप लोग बताइए हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस डू यू नो? इंडिया के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज है आपको पता है? चलो लिख के बताओ, फटाफट कमेंट में लिख के बताइए हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर। कम ऑन भाई लोग, इधर कौन कौन है भैया भेजना जरा। मुस्कान, आर्यन, राजीव, मृदुला, रजनीकांत, अमनदीप, साहिल, आर्यन, सर्विका, जरा बताइए फटाफट कितने हैं। हाँ जी सर, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो 2 या 3 पता है, बाकी हमें नहीं पता। हमें पता है एनएससी, हमें पता है बीएससी। बताओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स को एनएसई और बीएससी के बारे में पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा होगा जिसको कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होगा, ठीक है? 3। बट आई गारंटी दैट देयर विल नॉट बी एनी पर्सन हु नोज मोर देन दैट। बट ये सच नहीं है। अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक, देखो यहां पे मैंने सर्च किया, वही है, रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने सर्च किया है, आपके सामने यहां पर आ गया है लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। आप देखेंगे आपको सिर्फ एनएससी बीएससी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पता है, उसके अलावा आप देखो कितने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है जो यहां पर अपने यहां इंडिया में चल रहे हैं। वडोदरा है, बैंगलोर है, ढाका है, ओटीसी है, इंटरकनेक्टेड है, अहमदाबाद है ना, एनएससी इमर्ज है, मद्रास है, मद्रास के बारे में भी शायद कुछ लोगों को पता हो, लुधियाना है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। आप इसकी लिस्ट लेकर रख सकते हैं। तो ये गलत फहमी मत रहना कि भाई एनएससी बीएससी में लिस्ट करोगे तो ही आपको पकड़ा जाएगा, नहीं। एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इफ यू लिस्ट एनी ऑफ योर सिक्योरिटीज, यू विल बी अ लिस्टेड कंपनी।
कोई भी कंपनी के कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो कंपनी लिस्टेड है, एक्सेप्ट अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो जिसने अपने इक्विटी शेयर्स कहीं लिस्ट करके नहीं रखे हैं, लेकिन सिर्फ अपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू करके लिस्ट करके रखे हुए, या अपने नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू करके अगर उसने लिस्ट करके रखे हैं, तो हम ऐसे पब्लिक कंपनीज को भी अनलिस्टेड कंपनी में ही कैटेगराइज करेंगे, लिस्टेड कंपनी में कैटेगराइज नहीं करेंगे। फिर आया दुख, दर्द और पीड़ा, प्राइवेट कंपनी। यही तो वो एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैं ब्रेन वॉश करता था, बच्चे एकदम मतलब वाहवाही कर देते थे। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अपडेट लाया कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अब देखो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो इक्विटी शेयर तो आप लिस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? अरे सर सेक्शन 2 क्लॉज 68 आपके सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू योर सिक्योरिटीज। तो लिस्टिंग करने की तो कोई सवाल पैदा नहीं होता इक्विटी शेयर्स। लेकिन हां, आप लोग अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू करके आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर सकते थे, और इसकी परमिशन आपको सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008 दिया करता था। अब अगर आप ऐसा करेंगे भी तो भी हम आपको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में नहीं डालेंगे, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द डेफिनेशन। एंड देयरफॉर अब मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकता हूं, सीधी सीधी बात है, अ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बिकम लिस्टेड कंपनी एनीमोर। इवन दो अपने डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी बाय डेफिनेशन वी कांट कॉल देम लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट, फिर और पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट whose equity shares are listed on a stock exchange in a foreign stock। तो आपने इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टिंग नहीं करवाया है, बट यू आर अ पब्लिक कंपनी और आपने किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्टिंग अगर करवाया है, तो भी हम आपको इंडिया में लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। क्यों? इंडिया में आपको मैं लिस्टेड कंपनी तभी कहूंगा ना जब इंडिया में आपने कहीं लिस्ट करके रखा हो। अब अगर आप फॉरेन में जाकर कहीं लिस्टिंग करा रहे हो, उसका मुझे क्या फायदा? एंड देयरफॉर आई विल नॉट कॉल यू अ लिस्टेड कंपनी। दीज आर द 3 पॉइंट्स। चलो जल्दी से फटाफट 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 बता दो, क्या आपको समझ में आ रही है सारी चीजें? कम ऑन गाइज एंड गर्ल्स, मेक सम नॉइज। हाउस द जोश? अरे जोशी के क्लास में बैठे हो ना, हाँ तो बताओ ना भाई, जोश कौन बताएगा? तुम बताओ। नहीं मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा भाई? हाँ मैं नहीं तो कौन बे? चलो फटाफट। यस, अब चलते हैं इसके आगे अनलिस्टेड कंपनी के बारे में। ये डेफिनेशन लिखते वक्त बहुत सारे ग्रेट माइंड्स ने अपना बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी यूज की और उसके बाद ये डेफिनेशन निकाली है। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। चेंज है क्या तुम्हारे पास? इतना टैलेंट लाते का मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इतना टैलेंट कहां से लाते हैं, बट लाते हैं भाई। ठीक है, तो एनी कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। बहुत अच्छी बात करते हैं अदर कंपनीज के बारे में। अब इसमें आती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता देता हूं। ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। अब आप देख रहे हो इसमें कितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जरा आप देखना ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में कितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे, ठीक है, हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे, एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है ना। हो सकता है मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करे, है ना, गवर्नमेंट्स। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 8 10। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है उसके साथ साथ आई डोंट नो मे बी गोवा, है ना। अरे सर
तुम्हारा टेंशन क्यों ले रहे हो यार, है ना इधर। हाँ अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, साथ में एक स्टेट हो रही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और यह भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और गुजरात गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है एंड और भी कोई है। देखो, हमें गवर्नमेंट का होल्डिंग चाहिए, वो सेंट्रल हो स्टेट हो बोथ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मल्टीपल सेंट्रल गवर्नमेंट मत कर देना, हावलागिरी नहीं करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चाहिए अपने पास। ठीक है हाँ। अब अगर इन गवर्नमेंट्स ने, ध्यान से सुनना, दे शुड होल्ड नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। आप देखना यहां पर कितना अच्छे से लिखा है, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो मिनिमम इज 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये देखिए, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक, पहले एक पूरा डेफिनेशन कर लेते हैं। ये एक रास्ता हो गया गवर्नमेंट कंपनी बनने का, ठीक है। और देयर इज अनदर वे, एक और रास्ता है गवर्नमेंट कंपनी बनने का। सर ये दूसरा रास्ता कौन सा है? अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी बन जाते हो, ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी बन जाते हो तो आपको हम डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। सर ये सब्सिडरी कैसे बनता है? अरे कल ही तो पढ़ाया मैंने आपको, ऐसे क्या कर रहे हो? कल पढ़ाया ना मैंने आपको सब्सिडरी कंपनी भाई। हाँ, दो रास्ते हैं सब्सिडरी कंपनी बनने के, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। समझे? अब इनमें से आप जो चाहे वो कर सकते हो, इंडिविजुअली अलॉन्ग विथ अदर्स चलेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो और आपने अगर किसी और कंपनी को सिर्फ एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करके रखा है या उसके 70, 80, 90% शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हुए, देन ऐसे केस में सिंस इट इज मोर देन 50%, हम आपको होल्डिंग कंपनी और उस अदर कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। अब क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनी हो, आपकी सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। समझा? यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, चल। तो एंड the section includes the company which is a subsidiary company of such government company। सर ये पेड अप शेयर कैपिटल को यहां पर आप टोटल वोटिंग पावर पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 50% इन ए लिमिटेड, ओके। ए लिमिटेड होल्ड्स 80% इन बी लिमिटेड। आप मुझे बताइए, क्या बी लिमिटेड को मैं गवर्नमेंट कंपनी बोल सकता हूं? यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या मैं बी लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी कह सकता हूं? बहुत अच्छे, मजा आ रहा है क्या आप? अमनदीप अरोरा कह रहे हैं नो सर, सर्विका भी नो बोल रही है, मुस्कान इधर इधर मृदुला है ना, राजीव भी नो बोल रहा है, मुस्कान आर्यन, सभी लोग आई थिंक यूट्यूब पे भी सभी लोग नो बोल रहे हैं। और आपका आंसर एकदम करेक्ट है। रीजन? सर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% होल्ड किया है ए लिमिटेड में, हमें मिनिमम 51% चाहिए, तब जाकर ए लिमिटेड खुद पहले गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। और जब ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बनेगी तभी तो ना बी लिमिटेड को हम डीम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, बिकॉज बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। जब ए लिमिटेड ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनी तो बी लिमिटेड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर अगर इसी में से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसी कंपनी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अगर 10% होल्ड कर लिया, विल योर आंसर चेंज? ध्यान से सुनना, will your answer change if Maharashtra government also holds 10% in A limited? सर जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई, दुनिया बदल गई, एंड आंसर विल ऑल्सो चेंज। वाई? बिकॉज नाउ CG plus SG मिलके is holding 60%, which is more than 51%, and therefore A limited became government company।
अब बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड. सर ए लिमिटेड बिकेम होल्डिंग कंपनी. क्यों? बिकॉज कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर. 80% ए लिमिटेड के पास है, विच इज मोर देन 50%. And since B Limited is a subsidiary of A Limited, any subsidiary of a government company will be deemed government company, and therefore B Limited को भी हम government company बोल देंगे. समझ में आ गया? पक्का? प्रॉमिस एवरीवन? सर हमें तो आता ही था पहले से. मुझे लगता है आपने फाउंडेशन में किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ाई की है. हाँ हाँ, क्या हुआ? खुद की तारीफ कौन बोला? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहा. मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन. X Industries Limited is a company in which 25% of the shareholding is held by central government and 10% shareholding is held by government of Maharashtra. 15% shareholding is held by central government and government of Rajasthan. एक मिनट. 25% is held by central government, 10% held by government of Maharashtra and फिर से 15% शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग 2 बार लिख दिया इन लोगों ने. थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, माफ कर दो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को प्लीज. तो देखो भाई कितना होता है, 25 प्लस 10 कितना होता है? 35. 35 प्लस 15 कितना होता है? हाँ जी, 35 प्लस 15 कितना होता है? 50%. सर क्या 50% 51% से ज्यादा या इक्वल है? नहीं सर, कम है. हियर एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. व्हाई? बिकॉज जो कंप्लायंस के लिए मिनिमम 51% चाहिए था वो नहीं हो रहा है. यू आर ओनली होल्डिंग 50%. अच्छा, will your answer change if X Industries Limited is a subsidiary of Y Limited, which is a government company? Will your answer change if X Industries Limited is a subsidiary of Y Limited, which is a government company? Yes, then the answer will change. ये क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूं. देखो पढ़ाई करते वक्त ना हमें इस तरह से पढ़ाई करना है कि जो हमारे सामने है वो आता है तो हम लिख पाएंगे, लेकिन उसमें अगर कुछ फेरबदल करके भी आता है तो हम उसको भी लिखने की कैपेसिटी और पावर हमें होनी चाहिए. इसलिए थोड़ा सा अपने मन से क्वेश्चंस बनाते रहो और कंसेप्ट को कंफर्म करते रहो. ठीक है, चलो आते हैं फॉरेन कंपनी की ओर. फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 41 में लिखा है. फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया having a place of business in India either physically or through electronic form or through an agent, and which conducts the business activities here in India in any manner, maybe online offline, I don't care. ठीक है, तो आप फॉरेन कंपनी बन जाते हो. तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी. ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड तो यहां पे हर जगह प्लस प्लस है, याद रखना, प्लस एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. एग्जाम्पल, माइक लिमिटेड incorporated in Japan, has office in पुणे. क्या मैं इसके फॉरेन कंपनी कह सकता हूं? क्या मैं इसे फॉरेन कंपनी कह सकता हूं? फटाफट बोलो बेटा. हाँ जी पक्का? सर क्यों? सर बनी बाहर है, ऑफिस पुणे में. अब अगर पुणे में ऑफिस डाला है तो कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए डाला होगा या उसके इंटेंशन से डाला होगा. देयरफॉर वी विल कॉल यू अ फॉरेन कंपनी. सर अगेन, माइक लिमिटेड incorporated in Kolkata and has office in UK. बोलो क्या होगा इसका? हाँ जी, हाँ
हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, क्या हो गया, नहीं बोलना है? क्यों नहीं बोलना है, क्या गड़बड़ हो गई अब इसमें? इसमें क्या तकलीफ हो गई? सर यहां पर आप देखेंगे तो ऑफिस ही आपका कोलकाता में है, तो यू आर अ कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। सर आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर एक नॉर्मल कंपनी हो, फॉरेन कंपनी नहीं। ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। अब आती है डोरमेंट कंपनी, इसका भी चार्ट बना रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ फटाफट चार्ट बना लेना। डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। हो सकता है आज हम कंपनी बना रहे हैं, बट काम आज नहीं, फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले। हो सकता है हम कोई असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बने हुए हैं, और हमारे पास कोई भी तरह का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सर ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोले तो एनी ट्रांजैक्शन अदर देन द 4 गिवन बिलो। सिर्फ आप आरओसी को फीस अगर पे कर रहे हो, या कोई स्टैट्यूटरी फीस अगर पे कर रहे हो, अपना ऑफिस मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर रहे हो, या शेयर अलॉटमेंट में अगर कुछ खर्चा किया है, तो ये खर्चा तो आपको बेयर मिनिमम अपने आप को पेनल्टी से बचाने के लिए करना पड़ता है भाई। ये कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, ये अपनी आप को आप पेनल्टी से बचाने के लिए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो। तो ये 4 खर्चों को छोड़ के अगर आपने कोई खर्चा किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, रेंट पे कर रहे होंगे, अगर आपने कोई मशीन परचेस की है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो बताओ ना, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन भैया आरओसी को फीस पे किया, ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपने बेयर मिनिमम अपनी, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड यू नो save your hide, save your skin from penalty. So all these expenditures will not be counted as significant accounting transaction. ठीक है, तो ऐसी अगर आप एक कंपनी हो, या तो आप कोई अगर इनएक्टिव कंपनी हो, तो आपको डोरमेंट कंपनी बनने का अधिकार है, आप अप्लाई कर सकते हो, या आपको नोटिस आएगा फ्रॉम आरओसी कि शो कॉज एज टू व्हाई आई शुड नॉट नेम यू एज अ डोरमेंट कंपनी। अब आप कहेंगे सर इनएक्टिव कंपनी बोले तो क्या? इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूअसली फाइल नहीं किए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक फॉर्म भरेंगे MSC1 आरओसी के पास, और आरओसी को बोलेंगे कि सर हम इनएक्टिव कंपनी है, हमें प्लीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। अगर उन्हें सही लगता है तो आरओसी जो है वो MSC2 फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, और उस दिन से आप एक डोरमेंट कंपनी बन जाओगे। अब आप लोग का सवाल होगा कि सर क्यों 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 आखिर क्यों कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी बनना चाहेगी? इसका सरल सिंपल अगर मैं आपको उदाहरण और आंसर दूं, तो बिकॉज आपको कंपनीज एक्ट के कई सारे प्रोविजन से छुटकारा मिल सकता है अगर आप डोरमेंट कंपनी बन जाते हो तो। दोस्तों कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी को, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये जो टाइप्स के कंपनीज होते हैं ना, इनको बहुत सारे सेक्शन से, अलग अलग सेक्शन से, मैक्सिमम सेक्शन से छुटकारा मिल जाता है। ओपीसी ऑल्सो 1 पर्सन कंपनी। इनको क्यों? क्योंकि इनके सबके अलग अलग स्पेशल केसेस होते हैं, और केसेस वाइज इन लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है कि आप डोरमेंट कंपनी बन जाओ, ताकि आपके कंप्लायंसेस कम हो जाए और आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ज्यादा ना लगे, और आप बहुत सारे पेनल्टी से भी बच जाते हो। तो 2 रास्ते हैं डोरमेंट कंपनी बनने के, वो 2 रास्ते मैं आपके सामने आज रख रहा हूं ओपन। ये चार्ट जरूर आप लोग बताइए, बना लेना, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि क्या है ना, क्या हो गया, ये कोई बताता नहीं है ना, बाद में लोग बोलते हैं। मैं बना रहा हूं, आप लोग से निवेदन है, आप भी बनाइए। ठीक है, चलो अब आते बात डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट। तो डोरमेंट कंपनी बनने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप एक कंपनी हो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनी है,
इन्हें कंपनी आज बना ली है, काम हम लोग थोड़े दिन बाद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। या आप कोई असेट होल्ड करने के लिए बने हो, ठीक है, या आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बने हो, जिसे हम आईडी कहते हैं, आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड प्लस ये तीन हो गए, प्लस आपका कोई भी नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब अगर आप ऐसी कंपनी हो, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई फॉर डॉर्मेंसी। या सेकेंड, इफ यू आर एन इनएक्टिव कंपनी, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर बीइंग डॉर्मेंट कंपनी। अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी बनाना नहीं, मैंने अभी आपको सिर्फ समझाया कि हम कैसे जा रहे हैं। अभी मैं इसी में इनएक्टिव कंपनी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि हमारा काम इजीली हो जाए, ठीक है। रुको, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इनएक्टिव कंपनी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर अब ये इनएक्टिव कंपनी बोले तो क्या। तो इनएक्टिव कंपनी के लिए बोला है कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर अभी एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, यहां पर मैं कुछ चीजें अच्छे से बताना चाहूंगा आपको, डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, एक मिनट रुको। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी, नहीं क्योंकि एक छोटी सी ना पॉइंट है इसमें जो मैं आपके लिए कवर करवाना चाहता हूं mca.gov.in से। आ जा बेटा, आ बेटा, आ जा बेटा, आ जा, आ जा, आ जा, तेरी गली में चली ई। हाँ, अब यहां देखो इनएक्टिव कंपनी के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैं मेन बेयर एक्ट दिखा रहा हूं, अभी अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये बेयर एक्ट है, ये सेक्शन 455 है जिसमें डॉर्मेंट कंपनी के बारे में प्रोविजंस लिखी, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ध्यान से देखना। इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी which has not been carrying on any business or profession or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, ये तो मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं वैसे भी, बट फिर भी अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन, नो बिजनेस प्लस नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, समझे। आपका कोई बिजनेस भी नहीं है और आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और ठीक है, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको भी अलग से ही शो करते हैं, रुको, नहीं नहीं अभी बनाने का ना तो ऐसा बनाने का कि डायरेक्ट इसको अपन बेचेंगे कल बेचना नहीं है, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना। नो बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, पहला आया नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, नो सिग्निफिकेंट accounting transaction during last 2 financial years, okay, or has not filed financial statements and annual returns during last 2 financial year, not statement and annual return। तो अब आप ध्यान से देखना, यहां पर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं है, एंड एनुअल रिटर्न है, यानी आपको दोनों लिखने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न दोनों, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स।
लास्ट 2 फाइनेंशियल। तो मैं कहूंगा कि आप एक इनएक्टिव कंपनी हो। अब आप जो हो वो हो, आप हो सकता है इनएक्टिव हो, या हो सकता है कि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने हो, या सिर्फ असेट होल्ड करने के लिए बने हो, है ना, या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बने हो। आप सभी के सभी लोग डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप डोरमेंट कंपनी देख रहे हो। इतने डिटेल में हमको एक एक लॉ और एक एक डेफिनेशन पढ़ना होता है, तब जाके हमें चीजें समझ में आती है। इतना आसान नहीं है, ये लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे हमारे चैप्टर में। ठीक है, निधि कंपनी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। निधि कंपनी बनी किस लिए थी? टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग्स द इन्वेस्टर्स और मेंबर्स। तो इनके कंपनी का काम ही कॉस्ट कटिंग, सेविंग इनका मेन उद्देश्य है। ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। सीजी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट किसी भी कंपनी को निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का दर्जा दे सकते हैं। फिर आता है स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी ये डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत अभी स्टार्टअप का बोलते ना एक दर्जा देना स्टार्ट कर दिया है प्राइवेट कंपनीज को। तो इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और अ प्रोसेस और अ सर्विस and having a very scalable business model with the potential of wealth generation and employment creation, then आपको हम एक स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दे सकते हैं। बट यू हैव टू बी अ प्राइवेट कंपनी और एन एलएलपी, और यू कैन इवन बी एन अनरजिस्टर्ड फर्म। ठीक है, तो आप अपने इनकॉर्पोरेशन के विद इन 10 ईयर्स में आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, एंड योर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई बड़ी कंपनी अपने ही एक हिस्सा काट के अलग रख के उसको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन नहीं दे सकती। सर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट ऑल दिस स्टार्टअप कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज? कई आप बोल रहे होंगे कि सर हमारे सिलेबस में है क्या ये? बेटा आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली दिया हुआ है। बहुत सारी जगह पे बोला है कि दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। बहुत जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको आएगा। एंड दैट्स व्हाई वी शुड नो कि प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप मतलब क्या। तो अभी आपको पता चला कि स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं ऐसी कंपनी जो कुछ नया बिजनेस प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस लेकर मार्केट में आई है। बहुत अमेजिंग बिजनेस मॉडल उनका, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। वेल्थ जनरेशन का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन देती है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता, और इनिशियल 10 साल ही मिलता है। और अगर आपका टर्नओवर अगर 100 करोड़ क्रॉस हो गया तो फिर आप स्टार्टअप कहलाने के, फिर आप बहुत बड़े हो, फिर आप वेल इस्टेब्लिश हो गए ना, फिर स्टार्टअप क्यों? स्टार्टअप हम उन छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज को बोल रहे हैं जो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, और इसलिए उनको हम सहूलियत देने के लिए हम उनको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दे रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनीज दो तरह के हो जाएंगे, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और एक प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। दोनों के अलग एग्जाम्पशंस भी दिए हुए हैं, और ये हमारे सिलेबस के अंदर है। एंड दैट्स व्हाई वी शुड नो व्हाट डू मीन बाय स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, चलिए, लव यू टू मैन, सीक्रेट मैन, लव यू टू, थैंक यू सो मच। चलो, सब लोग को समझ में आ रहा है? इधर क्या हाल है? इधर सबको समझ में आ रहा है? कौन कौन लेट आया भाई? देखता हूं मैं, पहले कौन नहीं आया था, अभी लेट आया है। साहिल भाई लेट हो गए आज तुम, हाँ चलो, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है बेटा, लव यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब एक बात इंपॉर्टेंट, सर वैसे तो कंपनीज एक्ट में बहुत डेफिनेशंस देके रखी है, अगर आप देखना चाहते हो प्रिसाइज तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, आ जाओ दिखा दूंगा। तो कहां गया रे बेयर एक्ट? मैंने डाउनलोड किया था ना कल, बेयर एक्ट, ये रहा कंपनीज एक्ट। अब देखो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप सेक्शन 2 में जाएंगे एकदम गहरे में, ये देखो ये सेक्शन 2 यहां से शुरू होता है डेफिनेशन सेक्शन, और यहां से डेफिनेशन शुरू होती है क्लॉज 1 2 3 4 5 6। आपको ये सारे के सारे क्लॉजेस सिलेबस में नहीं है, जितने हैं वो हम लोग अभी पढ़ने वाले। अब आप ऐसा स्क्रॉल करते जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, देखो 70 क्रॉस हो गया, 80 क्रॉस हो गया, ये देखो 95 क्लॉजेस दिए हुए। वैसे 94 डेफिनेशंस है, 95th क्लॉज को मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट 95 क्लॉजेस इसके अंदर है। क्या पूरे 95 क्लॉजेस आपके सिलेबस में है क्या? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो।
ऑल 95 क्लॉजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, फिर भी कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन से और हजारों लाखों शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज का हमने इस्तेमाल किया गया। हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशनल सेक्शन बना डाला, ठीक है। इन डेफिनेशनल सेक्शंस को इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, एक बार देखना, इसको हाईलाइट कर देना अपने बुक्स में। क्या कहा जाता है, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। अब यह आपके लिए क्यों जरूरी है, जब आप अदर लॉ में चैप्टर नंबर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, तब आपको वहां पर पता लगेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कहना चाहता है कि जो डेफिनेशन का सेक्शन है ये खुद एक्ट के अंदर है, जो एक्ट को पढ़ने में आपकी मदद करेगा। क्या कहा मैंने, ये जो डेफिनेशन का सेक्शन है ये एक्ट के अंदर है और आपको लॉ पढ़ने और समझने में मदद करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंटरनल एड ऑफ कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन। इंटरनल एड, ये खुद एक्ट के अंदर रह के आपकी मदद करेगा कि आप एक्ट को अच्छे से पढ़ पाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे, बोले आप एक्ट पढ़ते जाओगे, पढ़ते वक्त आपके सामने हो सकता है एक वर्ड आ जाए अल्टर और अल्ट्रेशन, एक वर्ड आ जाए आर्टिकल्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, पेपर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब इन शब्दों का अर्थ आप कहां से लाएंगे, वेयर विल यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, जनरलाइज मीनिंग लेंगे। तो लॉ ने कहा हमने आपके लिए ऑलरेडी 95 क्लॉजेस बना के रखे, ठीक है, उनकी इस्तेमाल से आप इस लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं लॉ में, अगर उनका डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 के अंदर ही जो 95 क्लॉजेस उसके अंदर अगर हमने देखे रखा है तो उसका मतलब वही होना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा लॉ है, इतने सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमने यूज किए हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 में नहीं दिया है। तो अब उसका अर्थ आप कहां से लाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 95 वर्ड्स का मीनिंग आप मेरे को दे रहे हो, मैं यूज कर लूंगा, लेकिन अगर मैं जो वर्ड का मीनिंग ढूंढने जा रहा हूं वो शब्द अगर हमारे डेफिनेशन पार्ट में नहीं दिया हुआ है तो उस शब्द का मीनिंग मैं कहां से लाऊं। तो सेक्शन 2 का जो क्लॉज नंबर 95 है वो कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम SCRA कहते हैं, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम SEBI कहते हैं, और डिपॉजिटरीज एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दोज एक्ट। अब आप देखना ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, अब आप देखना कितनी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं, यहां पे समझ में आ रहा है क्या, देखना कह रहे अगर हमने कोई शब्द इस्तेमाल किया लेकिन अगर हमने उसका डेफिनेशन नहीं दे रखा तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका डेफिनेशन अगर SCRA, SEBI या डिपॉजिटरीज एक्ट में मिल जाए तो वो डेफिनेशन को अपना डेफिनेशन मान के यूज कर लेना और वही इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगा। ठीक है, अब और एक प्रॉब्लम आ गई, क्या सर, व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस is defined as having a particular meaning in the enactment, it is that meaning alone which must be given to it while interpreting a section of the act unless there is anything repugnant to the context। कह रहे कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वर्ड का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी दिया है, किसी और एक्ट में भी दिया हुआ है। तो लॉ कहता है अगर डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया है तो उस वर्ड का वही डेफिनेशन और वही मीनिंग हम कंसिडर करेंगे, अनलेस एंड अनटिल खुद सेक्शन आपको वर्ड का डेफिनेशन चेंज करने की अनुमति दे दे। अगर सेक्शन खुद आपको अनुमति दे दे कि इस वर्ड का एक जनरल पार्लेंस या कॉमन पार्लेंस का मतलब आप ले सकते हो, तो हम जनरल मीनिंग ले लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं बोला जाता तब तक उस शब्द का मीनिंग जो डेफिनेशनल पार्ट में आपने दे रखा है एग्जैक्टली वही हम मानेंगे, उससे ऊपर हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि ये जो 95 क्लॉजेस है, भले आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में केवल वही डाले इंस्टीट्यूट ने जो उनको लगता है आपको पता होने चाहिए।
बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जिसके मीनिंग, जिसका जो यूज हमने किया है इंटरमीडिएट के सिलेबस में, लेकिन जिसका मीनिंग आपके सिलेबस में नहीं डाला है, या वो 95 क्लॉजेस में भी नहीं आता है, तो उनका मीनिंग हम SCRA, सेबी, डिपॉजिटरीज एक्ट और अदर एक्ट से लेकर आएंगे। इनफैक्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट भी यहां पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो आपको अभी नहीं समझेगा। पता है कब समझेगा? जब आप जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ेंगे तब। जनरल क्लॉजेस एक्ट इज अ बाप ऑफ ऑल एक्ट, इट्स एन एक्ट ऑफ द एक्ट्स। एक लाइन जनरल क्लॉजेस एक्ट में कहती है कि भारत में जितने भी लॉज बने, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कि अगर उन शब्दों का मीनिंग उन पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर नहीं दिया गया है, तो हम जो मीनिंग देते हैं वो यूज कर लो। मैंने कहा ना, इट इज द बाप ऑफ ऑल एक्ट। बहुत अमेजिंग है, बहुत टेक्निकल है, यूनिक है, और बड़ा मजा आएगा जब हम अदर लॉज का पहला चैप्टर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 देखेंगे। बाप ऑफ ऑल एक्ट। अरे क्या बात है सीक्रेट मैन, थैंक यू सो मच भाई। हाँ, चल अब चलते हैं आगे। सेक्शन 2, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। देखो खुद सेक्शन 2 स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि बोले इस एक्ट के तहत हम जो नीचे वर्ड्स दे रहे हैं, उनका जो मीनिंग दे रहे हैं वो आप पकड़ना, अनलेस द कंटेक्स्ट ऑफ द सेक्शन रिक्वायर्स अदरवाइज। अगर सेक्शन लिखा ही इस तरह से है कि उस वर्ड का टेक्निकल मीनिंग नहीं, जनरल मीनिंग लेने की बात अगर लॉ मेकर्स कह रहे हैं, तो आप जनरल मीनिंग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने कहा बताओ। सबसे पहला वर्ड आता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये जो वर्ड है ना एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस का छोटू भाई है। अगर आपको मजा देखना है तो देखो मैं आपको मजा दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, ये ऐसे होते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, ये रिलायंस का प्रोस्पेक्टस है, रिलायंस निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट लिमिटेड का, ठीक है। अब आप नोटिस करना, ये प्रोस्पेक्टस 486 पेजेस का है। यस यस, आप गलत नहीं सुन रहे हो, ये प्रोस्पेक्टस 486 पेजेस का है। यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 486 पेजेस पढ़ने हैं, समझने, और उसके बाद निवेश करना है। सर इतने में सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस हो जाता, मालूम है आपको? एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो हो जाता। अब कई बार बहुत से इन्वेस्टर्स इतना सारा कंटेंट गो थ्रू नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट वी नीड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब आप किसी का, मैं पेटीएम का ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, रुक जाओ, ये एब्रिज प्रोस्पेक्टस आया नहीं। हाँ, ये रहा एब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो सर एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या करता है? यही जो 400, 300, 500, 600, 800 पेजेस की जो प्रोस्पेक्टस है, इसका सार बनाता है, एक समरी बनाता है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उठाता है और आपके सामने लाकर रख देता है, केवल और केवल 8-10 पेजेस में। ये LIC का एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, जो कि केवल और केवल 8 पेजेस का। अगर आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टस देखते, प्रोस्पेक्टस ऑफ LIC, तो वो प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता। 652 पेजेस का ये जो प्रोस्पेक्टस है, आप ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना आप, 652 पेजेस का प्रोस्पेक्टस एवरेज कर दिया 8 पेज में। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, क्या मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, या आप समझ गए कि एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स अ मेमोरेंडम containing silent features of a prospectus. This is a memorandum containing salient features of a prospectus, as may be specified by SEBI by making a regulation in this behalf. Basically, it's
प्रोस्पेक्टस के जो सैलेंट फीचर्स है उसको कम करके जमा करके रख देना। जिसके पास वक्त नहीं है एवरेज प्रोस्पेक्टस पढ़ के अपना डिसीजन ले लो। अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है जाओ मेन प्रोस्पेक्टस देखो 400 500 600 800 1000 पेजेस का और पढ़ लो, कोई दिक्कत। आपका पोर्शन ऐसे कोई कम नहीं कर सकता। क्रिस, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे आपको और मुझे गर्व होना चाहिए, बिकॉज वी आवर मदर इंस्टीट्यूट ICAI ये बनाती। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे। स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग और एनी एडेंडम यानी कि अमेंडमेंट देयर टू फॉर द कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सेक्शन 133। सेक्शन 133 जो हम पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में है, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शन 133 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके रखा है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या उसके अंदर के जो भी चेंजेस है जो आपको ICAI रिकमेंड करती है। क्यों? क्योंकि ICAI इज द एपेक्स बॉडी एज फार एज अकाउंट एंड टैक्सेशन फाइनेंस गोस। तो ICAI आपको बताएगी, ठीक है। ICAI कौन है? इट्स अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय CA एक्ट 1949, ठीक है। ICAI द्वारा रिकमेंडेड किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन पहले यहां पर एक अथॉरिटी नहीं थी, एक्चुअली थी लेकिन वो दूसरे दिन नाकास था, अब वो नाकास निकल गया। एक नई अथॉरिटी बीच में आ गई। सेक्शन 132 के तहत एक नई अथॉरिटी बनी NFRA। आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा ये पप्पा फिगर बन गया हमारा। ICAI अगर हमारी मां है तो ये हमारे पप्पा बन के बैठे हैं जो हमें सजा देने के लिए बैठे हैं बस। अब लॉ ने क्या कर दिया? लॉ ने कहा ICAI अब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड्स रिकमेंड नहीं कर पाएगी। देखो स्टैंडर्ड्स अभी भी ICAI ही बना रही है, लेकिन अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे पा रही। उसको क्या करना होगा? पहले उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा और रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा NFRA का, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये भी हमारे सिलेबस में है। तो पहले ICAI लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जाकर बता सकती थी, अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? तो ICAI पहले NFRA को यह बात बताएगी, NFRA सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जाकर रिकमेंड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर प्रिंट करेगा एंड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल। ICAI अभी भी बना रही है बट अकेले नहीं, उनको कंसल्टेशन करना पड़ रहा है NFRA के साथ भी। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए कुछ रूल्स भी बने हुए। As per Rule 7 of Companies Account Rules, the standards of accounting as specified under the Companies Act shall be deemed to be accounting standard until accounting standard are specified by central government under section 133. अब ये important नहीं रहा because now section 133 has been utilized by the central government and a lot of accounting standards are notified. बोलते हैं जब तक NFRA नहीं है तब तक क्या करेंगे? जब तक NFRA नहीं है तब तक क्या करेंगे? तो ये NFRA के जगह पे एक नई बॉडी आ जाती है और उसका नाम है नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या नाम है? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये जो नाकास है, ये नाकास ICAI नाकास के कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में डालेगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल एनीमोर। व्हाई? बिकॉज NFRA हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कब था? जब NFRA नहीं बना था तब, लेकिन अब NFRA बन चुका है और अब जो भी करेंगे NFRA के रिकमेंडेशन से ही करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूल में ये रूल नंबर 1 भी इनइफेक्टिव हो गया है और ये रूल नंबर 2 भी इनइफेक्टिव हो गया है।
Why? कहता है till NFRA is constituted by 132, CG will prescribe AS when recommended by ICI in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standard, यानी इसे हम नाकास कहते हैं। भैया ये 1956 एक्ट के तहत बनने वाली है भाई, ये एक्ट गया, सब खलास हो गया, खत्म हो गया ये। तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट्स है ये यूजलेस पॉइंट्स है, लेकिन जब तक ये एक्ट में से रिमूव नहीं होते तब तक ये आपके किताब से भी रिमूव नहीं हो सकते। फर्दर, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर 133, सीजी इन कंसल्टेशन विथ नाकास, है ना, प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन टू बी फॉलोड। फिर आता है अल्टर और अल्टरेशन। ये वर्ड पता है आपको कहां आएगा? जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल डेयर टू पढ़ेंगे ना, तब यहां पर अल्टर मतलब याद है आपको, मैंने बोला था, एक मिनट मैं बताता हूं। 1% कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था नॉमिनी को आप चेंज कर सकते हो, याद आ रहा है? एंड चेंज इन नॉमिनी विल नॉट बी नोन एज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। हाँ, तो वो जो अल्टरेशन की बात मैं कर रहा था ना, तब वो अल्टरेशन हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 2 में है पूरा वो अल्टरेशन का, कि क्या आप आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो, क्या आप मेमोरेंडम को अल्टर कर सकते हो। अरे भैया, जब इतना अल्टरेशन के बारे में पढ़ेंगे, अल्टर इस शब्द का मतलब तो पता होना चाहिए। तो अल्टर इस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई भी एडिशन, ओमिशन या सब्सटीट्यूशन करना। मैंने कहा ठीक है सर। आर्टिकल्स, अरे AOA है भाई, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अप्लाइड इन पर्संस ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने CA फाउंडेशन में ये भी देखा है आर्टिकल में क्या होता है। तो आर्टिकल्स में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसी की तरह एक मेमोरेंडम भी होता है। चलो स्क्रॉल करो। बाय द वे आपको बता दूं, ये सारे जो क्लॉजेज है ये मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो जल्दी से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को स्क्रॉल करके आ जाओ। 56 क्लॉज नंबर आ गया। तो MOA as originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company law or under this act। मेमोरेंडम में क्या होता है सर? वही आपने केसेस क्लॉजेस बताए थे ना, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज, जो भी नॉमिनल कैपिटल क्लॉज, वो सब मेमोरेंडम। सर उसके बारे में पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे सर? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाएंगे। ओके सर, थैंक यू। फिर आते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी वही है जो रिकमेंड कर रहा है ICAI इन कंसल्टेशन विद NFRA। तो सर वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप देख लेना, सब कुछ सेम है। ठीक है, देखते हैं। बस सेक्शन चेंज हो गया, 143 सब सेक्शन 10। ठीक है, CG में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एनी अडेंडम देयर टू इन व्हेन रिकमेंडेड बाय ICI in consultation with examination and recommendation of NFRA। तो बेसिकली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ध्यान से देखना, ICAI जाएगी NFRA के पास, NFRA रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगा ऑफिशियल गैजेट में एंड इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल। ठीक है, जब तक, अब ये भी वही है यूजलेस प्रोविजन, बोलते जब तक NFRA द्वारा या इस सेक्शन द्वारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, तब तक ICAI ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे। बट अब ये एप्लीकेबल नहीं रहा, बिकॉज सेक्शन 143 सब सेक्शन 10 का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। ठीक है, फिर आता है ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। बेटा यहां पे लिख देना, इसका एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या नाम है? रजिस्टर्ड कैपिटल। So this is the maximum capital with which the company is incorporated, and in any case a company cannot have बोलते ना, a company cannot collect fund more than this amount. Can this be increased later on? Yes, this can very well be increased later on by alteration of memorandum। Alteration बोल तो वही addition, substitution और omission। फिर board of directors, ये हमारे collective body of directors होते हैं जो कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग और LLP के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज D के अंदर दिए हुए बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग कंफ्यूज करने का नहीं।
हर सेक्शन, हर एक्ट अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी सेट करती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज एक्ट में कुछ और होता है और एलएलपी एक्ट में कुछ और होता है। कृपया करके ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स a company incorporated outside India, but it does not include cooperative society or any other body corporate not being a company as notified by CG. अब यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड रखा हुआ है। every company will come into body corporate. In fact, even if the company is incorporated outside India, it will come under body corporate. तो यहां पर बहुत ओपन एंडेड डेफिनेशन है। बस एक चीज याद रखना, किसी भी सूरत में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ ये अलग है वो अलग है। वेरी गुड। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले वक्त है एक कॉल करने का। कॉल 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 कौन कौन मुझसे बात करना चाहे हैंड रेज करो भाई, हैंड रेज करो ना यार। किससे बात करूंगा आज मैं? अमनदीप, आपसे बात हुई क्या मेरी कल? सतीश से नहीं हुई। सतीश कर यार, हैंड रेज कर भाई। सतीश करना यार प्लीज ना, प्लीज प्लीज सतीश प्लीज यार प्लीज। एनीवन एल्स वांट टू टॉक आल्सो कैन रेज हैंड। सर हर दिन क्या बात करें, ऐसे मत करो ना यार। तुम लोगों ने पर्सनल क्लास लगाई है तो अभी तुमको बात करने का मौका मिल रहा है तो बात करो ना यार। कितने लोग लाइब्रेरी में है? ऑप्शन नहीं है, ऑफ है। हे भगवान, मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया था, सॉरी। मुझे नोटिफिकेशन बंद करना था, मैंने वो बंद कर दिया। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। 2 आर्यन ने हैंड रेस कर दिए, अमनदीप ने कर दिया। सतीश करना भाई। राजीव, एक कोई तो आर्यन से मेरी बात नहीं हुई थी। किस कौन से वाले से नहीं हुई थी? कौन से आर्यन से नहीं हुई थी मेरी बात? ठीक है यार, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आर्यन कुमार से बात कर लेता हूँ। हेलो, हाय आर्यन। गुड आफ्टरनून भाई, किधर है, क्या हाल है? मैं एकदम अच्छा हूँ। तुम क्या हेडफोन वगैरह यूज करते हो क्या? यस सर, नेक बैंड। हाँ तो अच्छा, नेक बैंड है क्या? रनिंग वनिंग पे जाते हो क्या? तो सर अभी नहीं हो पा रहा है, जॉगिंग करता हूँ लेकिन अभी नेक बैंड यूजुअली वही लोग लेते हैं ना जिनको ऐसा रनिंग विनिंग करना रहता है। वो ऐसा वाला आता है ना, वही ऐसा आता है फिर यस यार। सर कॉलर। मस्त रहता है रे, वो गिरता विरता भी नहीं, एकदम मस्त सॉर्टेड। सही है। और बताओ भाई, और सब अच्छा है सर। कहाँ से हो आप? रांची। अरे आपसे बात हुई है ना मेरी कल? यस सर, उस दिन ऑडियो इश्यू था। हाँ ऑडियो इशू आ रहा था, उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा आवाज कट रहा था। आज रांची। ठीक है सर। आज ठीक है, आज ठीक है, बट थोड़ा ना वो डिस्टर्बेंस आ रहा था स्टार्टिंग में। अभी तो एकदम ठीक है। कैसा रह रहा है एक्सपीरियंस, कैसा मजा आ रहा है क्लास में? बहुत मजा आ रहा है सर। समझ में आ रही है चीजें? यस सर, सब कुछ बहुत क्लियर है। चलो यही तो जानना था भाई। अब देखो थोड़ा फाउंडेशन से अलग है सिलेबस, तो आपको ऐसा लग रहा यस होगा, बट अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो हम फाउंडेशन का ही चल रहा है अभी तो, यस सर। है ना। सही है। और बाकी मतलब बाकी क्लासेस भी आप रेगुलर कर रहे हो? यस सर, लाइव? बाकी क्लासेस भी रेगुलर कर। तो रिकॉर्डेड मोड ज्यादा कर रहे हो या लाइव ज्यादा कर रहे हो? जैसे मेरा क्लास होता है बीकॉम का, तो 10 बजे तक घर आ जाता हूँ। अच्छा तो लगभग फर्स्ट क्लास रिकॉर्डेड करता हूँ। अभी जो छुट्टी चल रही है वो भी लाइव कर रहा हूँ और बाकी लाइव चल रहा अच्छा अच्छा। तो कॉलेज आपको रेगुलर जाना पड़ता है क्या? है। यस सर, अटेंडेंस इशू और वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट करवाते हैं क्या? कभी कभी। मतलब फुल टाइम पास मोड में तुम लोग अभी जा रहे हो हाँ? जैसे वहाँ एंटरटेनमेंट होता है, तो यहाँ तो पढ़ाई यहीं पे शुरू होता है। इतना सच भी नहीं बोलना था भाई। तो वहां पे छा जाते होगे ना तुम लोग। सीए के स्टूडेंट्स तो अलग ही छाते हैं कॉलेज में। सीए वाले सर मैक्सिमम वहाँ सीए वाले सब लोग टेक्स्ट मारते हैं, मैं सीए वाला नॉलेज सर को बताता है, सब कुछ हो जाता है। सर खुश हो जाते हैं? भाई बहुत अच्छे टीचर है आपके। बिकॉज जब मैं कॉलेज में था तो मैं हम लोग ज्यादा नॉलेज झाड़ते नहीं थे। कोई टीचर गलत पढ़ा रहा है तो हम कान बंद करके सुन लेते थे, क्योंकि उनको इतनी चिढ़ मचती थी सीए स्टूडेंट से कि यार इनको सब आता है, इनको क्या बताया। तो वो अपना गलत पढ़ा रहे होते थे, हम चुपचाप बैठे होते थे। लेकिन अच्छी बात है कि आप आजकल बोल पा रहे हो और टीचर्स भी पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
अब लेकिन ना टीचर्स का क्वालिटी भी सुधर गया ना, अब कॉलेज के टीचर्स भी अच्छे टीचर्स आ गए होंगे, तो वो भी रीजन है। यार मजा है यार, मजा मजा मजा, सॉर्टेड। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, कुछ रहा तो बताइएगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Sure, sir. चलो, ओके, गॉड Thank ब्लेस you, यू, sir. थैंक यू, ऑल द Bye, sir. बेस्ट, बाय। एकदम मुझे ना प्रीवियस प्लेटफॉर्म जैसा फील आ जाता है एकदम, जब बात करता हूँ ना बच्चों से, हाँ हाँ हाँ, इतना मजा आ जाता है, क्या बोलूँ। करेंगे और भी, हैंड रेस करके रखो तुम लोग ना, बहुत शर्माने, अभी ना बहुत शर्माऊ बच्चे आ गए यार क्लास में, बहुत शर्माऊ बच्चे हैं कि तो क्या बोलूँ मैं, आगे का ना टाइम पास बताने का, बारिश आ रही कि नहीं उधर, शर्माने का काय को। ये देखो राजीव इज ऑलवेज रेडी कि सर आप बुलाओ तो मैं करूंगा आपसे बात, हार्ट टू हार्ट, बहुत बातें हैं करने के लिए मेरे पास। चलो, हाँ हाँ राजीव करेंगे, अभी इस फिर से कॉल होगा आधी घंटे में, आप आपसे बात करेंगे एकदम अच्छे से, है ना। ओके, मुस्कान मैडम, आइए 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 आइए, जल्दी आइए, जिनको भी बात करना है जल्दी आइए। आइए आइए सुमित भाई, पल के बिछाए इंतजार हो रहा है आप लोगों का। चलो, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, बुक्स, बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट। भैया ये तीन जो कंडीशन, ये जो तीन डेफिनेशंस है, बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन। डेफिनेशंस दो तरह की होती है, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। कितने लोगों को ये चीज पता है? टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशंस दो तरह की होती है, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एग्जॉस्टिव। अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वर्ड इंक्लूड से, तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब ये ओपन एंडेड डेफिनेशन होती है, मतलब इट सम पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन इज लेफ्ट फॉर अस टू इंटरप्रेट, मतलब यू कैन इंक्लूड सर्टन थिंग्स इनटू दिस डेफिनेशन। एकदम बहुत 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 स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं होती कि बस इतना ही आ रहा है, ऐसा नहीं। वो आपको दो चार चीजें बताएंगे और कहेंगे आप भी इन तरह की सिमिलर चीजों को इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अब आप देख रहे हैं ये डेफिनेशन इंक्लूड्स, सो बुक्स एंड पेपर और बुक्स और पेपर इंक्लूड्स। तो अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स और पेपर के अंदर आता है। इतना ही नहीं, तो जितने भी डीड्स होते हैं, होता है ना, मेमोरेंडम्स होते हैं, डीड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितने भी वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर हो गया, सेल वाउचर हो गया, परचेज वाउचर हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स, इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीट नोट, एवरीथिंग, मिनट्स, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, और कोई भी चीज, एनीथिंग इन राइटिंग। अब आप देख रहे हो कितना ओपन एंडेड है यार ये डेफिनेशन। मैं एक खाली पेज उठाकर उस पे मैं अगर चार शब्द भी लिख दूं ना, तो वो इस क्लॉज के तहत बुक्स एंड पेपर और बुक्स और पेपर में आ जाता है। वो चाहे एक पेपर पे हो बना हुआ, या चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना हो। वाई? बिकॉज आईटी एक्ट 2000 आने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। ये सब कुछ बुक्स एंड पेपर में आता है। तो मैंने कहा बहुत सारी चीजें हो गई। अब बुक्स एंड पेपर देखा जाए तो फिर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डेफिनेशन हो गया। अब आप देख रहे हो क्यों इंक्लूसिव बोले, तो मैंने कहा ना ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस एग्जॉस्टिव होती है, जैसे शेयर्स का डेफिनेशन ले लेता है, ये कॉल्ड अप कैपिटल का या चार्ज का डेफिनेशन। इसमें लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। अब इसमें कोई स्कोप ऑफ एडिशन है ही नहीं, ये एग्जॉस्टिव है। यू कैन नॉट एड एनीथिंग अदर इन दिस डेफिनेशन। तो यूजुअली जो डेफिनेशंस मीन्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या मैं इसे क्लोज एंडेड कर देता हूं, क्लोज एंडेड, कि इधर इतना ही आ रहा है ना इतना ही आ रहा है। तो जो डेफिनेशंस इंक्लूड से स्टार्ट होती है वो इंक्लूसिव, जो मीन्स से स्टार्ट होती है वो एग्जॉस्टिव, यानी कि आप इसमें और कोई चीज ऐड नहीं कर सकते।
कुछ डेफिनेशंस होती है जो स्टार्ट होती है मीन्स से और उसमें होता है एंड इंक्लूड्स। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देख, कहते हैं शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। देखा, तो कुछ डेफिनेशन में सिर्फ मीन्स होता है, तो कुछ डेफिनेशन में मीन्स एंड इंक्लूड्स भी होता है। तो ये मीन्स एंड इंक्लूड्स भी क्लोज एंडेड के अंदर ही आता है। ये भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस है एंड यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग अदर देन व्हाट इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्ट। यानी शेयर की डेफिनेशन में आप स्टॉक के अलावा अब नथिंग एल्स कैन बी इंक्लूडेड, नथिंग एल्स कैन बी इंक्लूड नहीं कर सकते आप। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। जब डेफिनेशन पढ़ो तो आपको देखना है कि डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है। अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन के एम्बिट को आप स्ट्रेच कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। जितना बोला गया सिर्फ उतनी ही चीजें उस डेफिनेशन में आएगी, उससे ऊपर एक वर्ड नहीं। ठीक है, अब मेरे को आपने बोला बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर के डेफिनेशन के बारे में। तो बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर, इसके अंडर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी चीजें आपने डाली, डीड्स, वाउचर्स, मिनट्स। मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, लगे तो यहां पे इसके अंदर आते हैं डीड्स, वाउचर्स, मिनट्स, और बताओ भाई, और एनीथिंग इन राइटिंग। ठीक है, वो चाहे पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट बोले तो क्या, ये भी तो देखना जरूरी है। तो चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन फिर से आप देख रहे हो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब इसमें चीजें ऐड की जा सकती है। बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कहा क्या क्या, ऑल द सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी एंड द मैटर्स रिलेशन टू विच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, यानी कि रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल सेल एंड परचेसेस मेड, सेल्स एंड परचेस डिटेल्स। हो गया यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, देखो सारे एक्सपेंडिचर, सारा इनकम, सारा परचेस, सारा सेल। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ऑल असेट्स एंड ऑल लाइबिलिटी, सारी जायदाद और सारे देख बाकी जो भी है लाइबिलिटीज। एंड लास्ट आइटम्स ऑफ कॉस्ट। सो ऑल द सम्स रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, यानी कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली, ऑल सेल एंड परचेसेस, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड आइटम ऑफ कॉस्ट। ये चारों आ जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास है जिसमें हमको साबित हो रहा है कि पैसा आया या पैसा गया, या खर्चा या इनकम, या असेट या लाइबिलिटी, या परचेस या सेल, या आइटम ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। समझ में आया? ये देखो यहां पर डेफिनेशन में दिए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो सर ये अलग अलग क्यों हुआ? सेक्शन 148, सेक्शन 148 जो आपके सिलेबस का टेक्निकली पहले लास्ट सेक्शन हुआ करता था, बट अब आपके सिलेबस में एक नया चैप्टर आ गया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इसकी वजह से ये लास्ट सेक्शन अब नहीं रहा। ये सेक्शन 148 इज टॉक्स अबाउट कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने कहे गए हैं
तो आपको कॉस्टिंग के रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ये सब कॉस्टिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो वो भी यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, पहला मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, यानी थोड़ा सा चेंज ऑफ कलर भी होगा। पहला रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑल परचेज एंड सेल, या एक काम करता हूं, एक मिनट, तीसरा असेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड चौथा इफ सेक्शन 148 एप्लीकेबल देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है। अब फिर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, वो भी देख लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूं, पेजेस पलटाओ, यहां पे आओ, ठीक है, यहां आओ। अब यहां पर आपको थोड़ा सा हो सकता है चीजें कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ध्यान से देख लो। डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं समन्स। सर समन करना मतलब, अब अगर जादुई दुनिया की बात करूं तो बोलते ना कि रावण ने क्या अपने एक दानव को प्रकट किया, आवाहन किया और वो प्रकट हुआ, जैसे वो ऐसे निकल के आता है, उसको बोलते हैं समन करना, यानी कि बुलाना, हाजिर होने बोलना। टू गिव एन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट समवेयर, इसको समन कहते हैं। ठीक है, तो कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, कोई लीगल डिपार्टमेंट से, कोर्ट से आपको समन आते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप कोर्ट में हाजिरी लगाइए, वहां पर जाकर खड़े रहिए, जमा हुई मतलब खड़े रहो, बी देयर इन फ्रंट ऑफ द जज और वट एवर, इसे समन कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, नरूटो में होता है ना बेटा, हाँ अरे वही, उसी की तो बात कर रहा हूं मैं, हाँ नरूटो वाला। हाँ अंशिता बोलो बेटा। हाँ, तो समन्स ये कोर्ट से आता है आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए। नोटिसेस आती है, कभी स्क्रूटिनी आएगी, कभी असेसमेंट आएगी, कभी इंटीमेशन नोटिस आएगी, कोई भी, ऑल नोटिसेस जो गवर्नमेंट आपको भेजता है। रिक्विजिशंस आ सकते हैं, कभी कभी आपसे, आपको नहीं बुलाया जाता, आपको बुलाया गया तो समन, आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मंगाई गई तो वो रिक्विजिशन। तो अगर मैं आपको लेटर लिख के बोल रहा हूं कि मुझे आपके प्रॉफिट एंड लॉस, या मुझे आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट का, या कोई पर्टिकुलर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस चाहिए, तो ये रिक्विजिशन में आ जाएगा। देन ऑर्डर, बहुत सी बार ऑर्डर आते हैं ना, हाँ बोलो, बहुत सी बार ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाले ऑर्डर नहीं रहते, पेनल्टी ऑर्डर्स, प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर्स, लेट चार्जेस के ऑर्डर्स, ये भरो वो भरो, ये करो वो करो वो। देन डिक्लेरेशंस जो आप लोगों को देते हैं, कंपनी बनाते वक्त ही तो कितने सारे डिक्लेरेशंस देते हैं हम लोग। मैं शपथ खाता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। ये सारे डिक्लेरेशन, सारे के सारे फॉर्म्स, सारे के सारे रजिस्टर। सर रजिस्टर क्या होते हैं सर? रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर, प्रॉक्सी रजिस्टर, प्रेफरेंस होल्डर्स का रजिस्टर। रजिस्टर तो बहुत सारे होते हैं भाई, तो वो रजिस्टर्स। देन वेदर इशूड, सेंट और केप्ट in persons of this act or under any other law for the time in force or otherwise maintained on paper or electronic form। इस लॉ के तहत या किसी भी लॉ के तहत अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, तो वो चाहे फिजिकली रख रहे हो या इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएंगे।
ठीक है, तो एक बार जल्दी से यहां पर फटाफट फटाफट लिस्ट लिख देना 110 की स्पीड में, फटाफट। और ये सारी चीज अब नहीं है, अब बोलना मत कि सर आप बोर बोर कर रहे हो, पुराना पुराना पढ़ा रहे हो। समन्स क्या था फिर, नोटिस रिक्विजिशन ऑर्डर, नोटिसेस रिक्विजिशंस, इसमें से जो भी आपको नहीं समझता उसके सामने उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, समन के सामने लिख देना अपने अपने मदर टंग में, हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, तमिल, तेलुगु, है ना, वॉट एवर इज योर मदर टंग, आप उसमें लिख दो समन का मतलब क्या होता है, नोटिस के सामने एग्जाम्पल लिख दो, मैंने सारे बताए, रिक्विजिशन के सामने। देखो ये चीजें ना फिर आपको तकलीफ नहीं देगी, बाद में एक एक वर्ड का मतलब आपको पता रहेगा। डिक्लेरेशन, फॉर्म एंड रजिस्टर, declarations, form and register। अगेन दोनों जगह पर ये आप चाहे तो हर जगह कॉमन लिख सकते हैं, ये सभी चीज के केस में कॉमन हो जाएगा, है ना, यहीं पे लिख देता हूं मैं। वेदर मेंटेन्ड इन पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब आता है डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है बुक्स और पेपर, आप इसके सामने क्लॉज लिख सकते हो, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 36, फिर आप ऊपर जाके बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो 12 और 13। और ये 12, ये है हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स। बेटा फोन नंबर इसलिए बिजी आ रहा है बेटा, बैक टू बैक बच्चे कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, और अभी हम जस्ट स्टार्ट किया है तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है टू टेक अप द कॉल। प्लीज थोड़ा वेट करिए, एक दो बार और ट्राई करिए, एंड डेफिनेटली यू विल कैच होल्ड ऑफ वन और द अदर। ऑल्सो संडेज को या पब्लिक हॉलीडेज के दिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इनिशियली अभी थोड़ा ये रहे, वैसे तो ये ऑल आर वर्किंग एवरी डे, बट अगर 19-20 हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो 2 बार ही। हाँ आज छुट्टी है तो फिर कॉल नहीं जाएगा, है ना, अभी हम भी बहुत सारी चीजें पता चल रही है हमको भी। चलो ये लिख लिया आपने, चलो मैं आगे। अब छोटी छोटी डेफिनेशन है यार। ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट। तो देखो अब कुछ चीजें आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या आप कॉल्ड अप कैपिटल नहीं पता आपको, जब पैसा आपसे मंगाया गया है। चार्ज का मतलब नहीं पता, चार्ज का तो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर है आपको। चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। चार्ज क्रिएटेड, चार्ज का मतलब होता है लीन क्रिएटेड ऑन असेट और सिक्योरिटी और अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज। बेसिक एग्जांपल दूं तो जब आप कोई लोन लेने जाते हो, ठीक है, जब आप लोन लेने जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि भैया क्या गारंटी है कि कल आप हमारा पैसा लेके रफू चक्कर ना हो जाओ। तो आप कहते हैं भैया मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं हूं जो रफू चक्कर हो जाओगी। तो आपका कंपनी बोलता है, वो बंदा बोलता है नहीं नहीं भाई आप जो भी हो, हमें आप पे भरोसा नहीं है, तो हम आपको कैसे भरोसा करके भाई लोन दे दे। तो वो लोग आपसे चार्जेस मांगते हैं। अच्छा आप अकेले नहीं हो, आप किसी भी बड़े से बड़े कंपनीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल लेना, आपको वहां पे चार्जेस मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ठीक है, अगर मेरे को ये परमिशन मिली एमसीए की वेबसाइट से तो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ अब एक काम करो, अब अपनी फेवरेट कंपनी देखो,
सर आप लोग को पैसा मिलता है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज से? काश जितनी बार मैंने उनका नाम लिया है ना, 1 आध करोड़ तो मुझे ऐसी मुक्कू भाई ने दे देने चाहिए। खैर लेकिन बड़ी कंपनी का नाम लेते वक्त अपने को भी प्राउड फील होता है ना, अपने को भी मजा आती है। अब किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा चेक कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये है हमारी मुक्कू भैया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। यहां पे देखो आपको चार्जेस की डिटेल दिख रहे होंगे, देखो दिख रहे चार्जेस के सभी डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। चार्ज अमाउंट, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इफ एनी, और अगर अभी वो चार्ज क्लोज हो गया होगा तो वो भी डिटेल मिलेंगे। हर कंपनी के, हर कंपनी के आपको चार्जेस के डिटेल दिखते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि वो चार्ज किसके अंडर है। अब आप बोलेंगे सर क्या रिलायंस के सारे चार्जेस क्लोज्ड है? नहीं, ओपन चार्जेस भी है सर, वो तो दिख ही नहीं रहे। यार तुम देखोगे तो दिखेगा ना भाई, अगर तुम देखोगे नहीं, हौलागिरी करोगे तो नहीं दिखेगा। अब 20 दिसंबर 2007 को इन लोगों ने एक लोन लिया होगा। अमाउंट देख लेना, यूनिट कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे मतलब पूरे जिंदगी की जो कमाई होने वाली है और उसकी जो इंटरेस्ट इनकम होने वाली है उससे भी 150 गुना ज्यादा लग रहा है वैसे ही है। बट इतना सारा अमाउंट इन्होंने लोन लिया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी कोई असेट चार्ज क्रिएट किया, असेट रखा, चार्ज गिरवी रखा, और वो अभी भी चार्ज ओपन है, यानी कि अभी तक ये पूरा पैसा चुकाया नहीं गया है। अगर ये पैसा पूरा चुकाया नहीं गया तो ये असेट बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है। वो असेट के ऊपर चार्ज अभी क्रिएटेड है और वो ओपन है। बहुत सारे चार्जेस है, अभी आप देखेंगे, आप देखो ये भी ओपन है। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े ओपन है। ये देखो कितना बड़ा है, ओपन है, ये देखो ओपन ओपन ओपन, दिख रहा है। तो आप ऐसा कोई भी कंपनी का सर्च कर देखो कितनी बार उन्होंने चार्ज रखा, कितनी जगह पे अपने असेट मॉर्गेज रख के उन्होंने लोन लिया है। देखो ये तो इतने सारे बंद है, अब इसमें देखो ये बंद 2020 का 22 का, इसमें से कितने ओपन है? ये भी ओपन है, सॉरी ये ओपन है, 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 कितने सारे। तो ये सारे चार्ज क्या है, ये शो करते हैं, ये शो करते हैं कि आप अपने किसी असेट या अपने किसी प्रॉपर्टी को या अपने किसी अंडरटेकिंग को अगर आप गिरवी रखते हो और उसके बदले अगर पैसा लेते हो तो वो चार्ज हो गया। सो इट इज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन योर प्रॉपर्टी और असेट बाय अ कंपनी फॉर इट्स ग्रोथ, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। ये चार्ज है। सर व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का मतलब डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। एनी पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 ऑफ दैट एक्ट is a chartered accountant. So any chartered accountant with a COP, that is certificate of practice, valid certificate of practice, is a chartered accountant as per Companies Act as well. फिर है सीईओ। सर ये एक ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिसको हम बोलेंगे वो सीईओ, हम जिसको बोलेंगे वो सीएफओ। सीएफओ कौन है? तो सर ये जो सीईओ सीएफओ है ना, इन सब की डेफिनेशंस आपको दी गई है सेक्शन 203 ऑनवर्ड्स, ठीक है, केएमपी में आता है। ये केएमपी एक्चुअली आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। अगर विश्वास नहीं होता तो आओ नीचे आओ। मुन्ना कहां जा रहे हो? सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना टीचर हमी को। क्या मस्त गाया था ना मैंने, वाह वाह वाह। हाँ जी मयंक भाई क्या हुआ? क्लास शो नहीं रही ऐप पे? अरे क्या बात कर रहे मियाँ, हमारे ऐप पे इतने लोग इधर लाइव बैठे ले बिड़ू, आपको कैसे नहीं आ रही आवाज? इधर राजीव है, आर्यन है, मुस्कान है, रजनीकांत है, साहिल है, सतीश है, मृदुला है, आर्यन है, सर्विका है, अमनदीप है, इनको दिख रेला है तो तुमको क्यों नहीं दिख रेला है बाप? ऐसा नको बोलो, सभी लोग आए इधर, टेंशन नको लेने का। आएंगे आएंगे आएंगे, क्लासेस दिखेंगे।
कुछ लोगों ने, मयंक आपने वो 9 मंथ वाला लिया है क्या क्लास? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मतलब मुझे समझ में आया, अगर किसी ने 9 मंथ वाला लिया है और उसको ये क्लास ऐप पे नहीं दिख रहा है तो मेरे को बता देना, मैं उसको लिंक करवा दूंगा। हाँ तो बिड़ू ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, हम समझ गए। क्या हो रहा है, ये जब भी मैंने क्लास शेड्यूल किया ना, तभी मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था और उस प्रोडक्ट के अंदर ये क्लास लग गया। अब एक नया प्रोडक्ट वो क्रिएट हुआ है जो अभी आपने परचेस किया है, बैकएंड में मैंने रिक्वेस्ट डाल रखा हुआ है, ये जो अपनी क्लासेस अभी चल रही है ये उस बैच में भी मर्ज हो जाएगी। एक एक दो दिन का वक्त लगेगा, बाद में आपको क्लासेस दिखने लग जाएगी, डरो मत। अभी सारी क्लासेस यूट्यूब पे है, तुम टेंशन मत लो, अभी यूट्यूब पे देखो। लेकिन जब ये यूट्यूब की क्लासेस कंप्लीट होने से काफी पहले ही, अगले 2-3 दिन के अंदर ही हम ये सारी चीजें एकदम कंसोलिडेट कर देंगे और आपको वहां पर भी क्लास मिलेगी। तो 1-2 दिन की बस बात है। देखो हम भी नए नए, हम भी बहुत सारी चीजें नए नए कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है बेटा, है ना। हाँ हाँ अब समझ में आ गया, अब मेरे को समझ में आ गया, अब मेरे को तुम्हारा प्रॉब्लम समझ में आ गया, इसलिए मेरे को खुद ही क्लिक हुआ ना वो चीज। हो गया हो गया, हो जाएगा हो जाएगा। चलो तो भाई केएमपी का डेफिनेशन आपको दिया है, अब मैं बताता हूं क्या है केएमपी। क्या है ये केएमपी? लप्पू सा केएमपी है ना, झिंगुर सा कंसेप्ट है, फूक मारो तो उड़ जाएगा। केएमपी का मतलब होता है सीईओ और एमडी और मैनेजर, प्लस इसमें आता है सीएस ऑफ द कंपनी, एनी होल टाइम डायरेक्टर, CFO that is chief financial officer of the company, or such other officer not more than one level below the director who is in whole time employment designated as KMP by the board and such other officers as may be prescribed। तो आप यहां पर ये चार्ट देख लो, ये चार्ट देख लो KMP का, दिख रहा है? ये KMP, CEO, MD, मैनेजर, CS, CFO। अरे इधर CFO क्यों नहीं है चार्ट में? मधमाशी कर रेला है क्या? सीएफओ क्यों नहीं है इधर? इधर सीएफओ भी होना चाहिए बेटा। फिर आता है होल टाइम डायरेक्टर, एनी अदर पर्सन नॉट बिलो 1 लेवल ऑफ होल टाइम डायरेक्टर हु मे बी डेजिग्नेटेड एज केएमपी एंड अदर डायरेक्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अदर ऑफिसर। ये हमारे की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं। सर ये जो की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं ना, ये हमारे कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। अब देखो ना यार, कंपनी का सीईओ, कंपनी का एमडी, कंपनी का मैनेजर, ये की, अरे भाई सीधी एकाग्रता सीए के, आप मुझे बताइए कौन केएमपी है? द वन एंड ओनली तास। एंड दिल से विश करो, निश करो, निशु भैया और तास, ये कौन है? दे आर की मैनेजरियल पर्सनल, दे आर द सीईओज, एमडीज, मैनेजर्स, सीएफओज, सब वही है ना। तो ये लोग है केएमपी। हम लोग कौन है? हम गरीब लोग हैं, गरीब, हम गरीब लोग हैं, वी आर नथिंग, हम गरीब लोग हैं। लेकिन पोटेंशियल हम में भी बहुत है, एक दिन हम लोग भी होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएस, सीएफओ दिखेंगे आपको, ऐसी हमारी दिल से उम्मीद है। तो डोंट वरी, आएंगे हम भी उधर, ठीक है। सो ये लोग जो होते हैं ना, ये हमारे कंपनी के बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इसका भी हमें 1-2 जगह पर रेफरेंस आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सीओ, सीएस जो भी आप आ रहे हैं, आप लोग इसकी डेफिनेशन एक बार चेक कर लेना। चल और बोलो सर, क्या क्या देख लिया आज हमने? बहुत सारी डेफिनेशन देखी सर। बेटा आज पढ़ने के मूड से आया था मैं, पढ़ाने के ही मूड से आया था मैं आज। तो मैंने आपको सीईओ बताया, सीएफओ बता दिया। कंपनी, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, हमारे भारत देश में सन 1850 से कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट 2013 कोई पहली बार नया नया नवेला एक शादी करके आई हुई दुल्हन नहीं है भाई। 1850 से हमारा और कंपनीज एक्ट का लफड़ा चल रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं हम लोग। उसके बाद 2013 में शादी हुई और आज वो 2013 एक्ट हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा मत समझना कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज बोले तो जो 2013 में बनी होंगी वही कंपनीज है, नहीं। किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत भी अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बैठे हो तो आपको भी हम आज के एक्ट के हिसाब से कंपनी ही मानेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 1973 में बनी है, टाटा स्टील 1907 में बनी है, इंफोसिस 1981 में बनी है, वो आज भी कंपनीज एक्ट 2013 के मतलब नजर से कंपनीज ही है।
ये कंपनीज पुराने कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, बट फिर भी वो इस डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। समझ में आया? हाँ, बात कर लेना बेटा। ओके, फिर आते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बेटा ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज ये वो लोग होते हैं जब कंपनी का बंटा धार हो जाता है और कंपनी डूब जाती है, वाइंडिंग अप में आ जाती है, ये वो लोग होते हैं जिनसे पैसे मंगवाए जाते हैं। अब आप लोगों ने सुना तो है, द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। बोलो हाँ या ना? है ना, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो भैया ये अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर आप उनसे लेंगे ना, पैसा लेंगे उनसे, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या होने वाला है। और फिर आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी लोगों की जो पैसा देने वाले हैं, किसकी कितनी वैल्यू लाइबिलिटी है, किसका अनपेड वैल्यू कितना है। तो ये जो लिस्ट बनेगी ना कि कौन से मेंबर से कितना पैसा लेना है, इस लिस्ट को कहा जाएगा लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। दैट इज पर्संस लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। ठीक है, for the purpose of this clause it is hereby clarified that person holding fully paid up share in the company shall be considered as a contributory but shall have no liabilities of the contributory under the act while retaining rights of such contributory। सर बात सही है। देखो, अगर आपके पास फुल्ली पेड अप शेयर है तो अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ योर्स इज नाउ जीरो, नील बटा सन्नाटा। तो मैं आपका नाम कंट्रीब्यूटर में लिखूंगा तो सही कि भैया इन लोगों से भी पैसा लेना था, मगर ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं एंड देयरफॉर द बैलेंस पेंडिंग फ्रॉम देम इज शून्य, जीरो। तो कंट्रीब्यूटर की लिस्ट में आपका नाम तो जरूर जाएगा, बट आपसे पैसा रिकवर नहीं करवाया जाएगा। समझ में आया ना? फिर आता है सर कंट्रोल। उदय, कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सर अगर मैं आपके कंपनी के, ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी या ऑल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता हूं, क्या आप नहीं कहोगे कि सर आप तो फिर हमें कंट्रोल ही कर रहे हो, क्योंकि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके इशारों पे नाचने वाले हैं। ठीक है, अब अगर 12 में से 7 डायरेक्टर आपके हैं तो आप जो चाहोगे वो होगा। देयरफॉर मैं ये कहूंगा कि यू आर कंट्रोलिंग माय कंपनी। ठीक है, you can even control the management or policy decisions exercisable by a person acting individually or in concert either directly or indirectly। अगर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में अगर डायरेक्टली इंडायरेक्टली या किसी और के साथ मिलकर अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है तो मैं कहूंगा ही कंट्रोल्स आवर कंपनी। अगर कोई बंदा शेयर होल्डिंग के मदद से या मैनेजमेंट राइट्स के मदद से या किसी शेयर होल्डर एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट के वजह से अगर हमारे कंपनी में मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, मेजॉरिटी वोटिंग होल्ड करता है, तो हम कहेंगे ना कि ये बंदा हमें कंट्रोल कर रहा है। सो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अकेले या इन कंसर्ट अगर आप एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर दबाव में डाल सकती है और अपने इशारे पे अगर नचवा सकती है, तो मैं कहूंगा दिस कंपनी इज कंट्रोलिंग दी अदर कंपनी। और ये कंट्रोल बहुत ज्यादा देखा जाता है जब आप होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन निकाल रहे होते हो तब, है ना? जैसे अभी तुम लोग मुझे कंट्रोल करते हो, है ना, कि मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूं। सर हमारा रिश्ता ऐसा कंट्रोल वाला नहीं है, प्यार का रिश्ता है, प्यार से जुड़े हैं हम लोग। ये बात तो सही है। चलो, तो ये भी देख लेना डिबेंचर। अब डिबेंचर का डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। तो डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटीज होता है। ये जो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, ये सब होते हैं ना, ये डेट सिक्योरिटीज होते हैं। यहां पर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते। इट इज काइंड ऑफ लाइक लोन गिवन बाय जनरल पब्लिक टू द कंपनी। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, एक तो किसी बैंक के पास जाकर लोन ले ले, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, या जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है। अब वो अगर जनरल पब्लिक से लोन लेने जाएगी तो लोन के बदले आपको एक डिबेंचर दे देगी। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपए, तो आप कंपनी से 100 रुपए के डिबेंचर खरीद रहे हो और आप कंपनी को 100 रुपए दे रहे हो, तो वो कंपनी के लिए हो गया लोन। अब कंपनी इस 100 रुपए पे आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देगी और वो डिबेंचर के सर्टिफिकेट पे फेस पे लिखा रहेगा। और इसीलिए आप देखना कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा होता है 10% कन्वर्टिबल रिडीमेबल डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप।
ये नहीं लिखा होता है कि भैया ये जो डिबेंचर है इस पे हम 10% इंटरेस्ट देंगे, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, कंपनी को चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भैया एक बात बताओ, अगर आप होम लोन लेते हो, अगर आप कार लोन लेते हो, और अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या आप लोन भरना बंद कर देते हो क्या? नहीं सर, शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चॉइस है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, and therefore we say that debentures, debenture stocks, bonds, these are instruments evidencing a debt against the company. अब ये डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अगर डिबेंचर के बदले आपने अपने मशीनरी पे चार्ज क्रिएट किया है तो डिबेंचर्स हो जाते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और अगर इन डिबेंचर्स के बदले आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है तो बन जाते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, नीचे दिए गए ये दो इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड टू इन चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई के पास हमने पावर देके रखी है कि आप कुछ पर्टिकुलर डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को होंगे जो भी है, उनको आप इन डिबेंचर्स के डेफिनेशन से बाहर निकाल देंगे और उनको आप अलग से रख देंगे। तो आरबीआई कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स को अलग निकाल के रखती है और कहती है कि इसे आप डिबेंचर का नाम ना देना। मैंने कहा ठीक है, नहीं देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? सर, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। एंड फाइनली डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ये जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और उसके आगे की कुछ डेफिनेशंस, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले लेक्चर के सारे डेफिनेशंस बहुत तोड़ होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ भी करने का उस लेक्चर को मिस नहीं करना। लिटरली आपके इस चैप्टर 1 के जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो अगले लेक्चर में आने वाले हैं। मैं पहले बता दूं, वो लेक्चर लाइव आए, रिकॉर्डेड आए, कैसे भी आए, आपको वो लेक्चर्स मिस आउट नहीं करने हैं। वो डेफिनेशन ढंग से पढ़नी है, चार्ट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है। अब हम सफिशिएंट पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। 5 दिन का रफली एस्टिमेट मैं पकड़ के चलता हूँ, 2 दिन उसमें से डेढ़ 2 दिन हो ही गए हैं, और 3 दिन अगर मैं 2-2 घंटे की क्लास ले लूँ तो ये चैप्टर तो खत्म है ही। अगर क्लास के आवर्स थोड़े कम भी हो रहे हैं फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, जो भी हो, तो भी आगे आने वाले कुछ दिनों में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। दुर्घटना से देर भली, तो दुर्घटना मत होने। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल मीट। अब इसके आगे जितने भी डेफिनेशंस आएंगे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आने वाले हैं। चलिए, मैं अपने स्टूडेंट से बात कर लेता हूं। किसने मुझे कहा था? राजीव ने कहा था बात करनी है। राजीव भाई, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर। बताओ क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था तो एक्सटेंशन के बारे में बात करनी है आपसे। बोला, मुझे बहुत बच्चों ने बोला है मीटिंग में हम बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। 9 मंथ्स का बोल रहे हो ना? जी सर, मैंने जो आपका लिया था, जो आया आपका था फर्स्ट बैच है, आया ध्यान में। 6 बहुत सारे बच्चों ने बोला है, वो मैं बात करके करवा लेंगे। ऑप्शन जो भी रहेगा सामने करवा देंगे, है ना, आप लोग को बता देंगे। हम आपके क्या बोलते हैं, आपके खिदमत में हाजिर है भाई। आप बोलो बस क्या करना है, सब कराएंगे। और राजीव भाई बताओ, अच्छा लग रहा है क्या? ऐसा लगता है कि 2 घंटे बहुत ज्यादा है, या ऐसा लग रहा है कि अरे अब तो इतना कोई खास पता नहीं चल रहा है? नहीं सर, मतलब ये तो अभी मतलब हुआ ही नहीं है, मतलब जो असली जो आता है इंटर का जो बच्चा अभी हाँ, अभी आने वाला है, क्योंकि सर वैसे देखा जाए तो टैक्स की भी क्लास 3 घंटे की रहती है अच्छा, और अकाउंट्स की भी क्लास 3 घंटे की रहती है, तो ये तो भी बहुत कम है। हाँ वो भी बात सही है, एक्चुअली देखा जाए तो ये बात फिर सही है। और बेसिकली ना क्या होता है, बट थ्योरी में ना आप जान नहीं सकते 3 घंटा। जी सर, वो फिर वो एकदम बोरिंग सिचुएशन में चला जाएगा। बहुत मोनोटोनस और बहुत बोरिंग हो जाता है। अगर इसमें मुझे रहता ना कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, तो भी मैं चार्ट्स बनाता हूँ तो
बच्चे एटलीस्ट चार्ट देख के करते हैं, हाथ से चार्ट बनाते हैं तो उनको फ्रेशनेस लगता रहता है, बट अदरवाइज थियोरी है खतरनाक। सर चैट्स में तो मतलब बहुत इजी हो जाता है लॉ पढ़ना, बहुत इजी। बहुत पढ़ना, और जब आप रिवाइज करोगे ना, वो आर्यन की बुक यार मेरे पास ना, आर्यन ने बहुत अच्छा भेजा था यार मेरे को। आर्यन इसमें है क्या रे, चैट ऑप्शन है क्या अपने फोटोज वोटोज इमेज भेजने का? आर्यन करता हूँ बेटा मैं अपलोड, नोट्स मैंने एक अपलोड किए हैं, मैं बताता हूँ उसके बारे में। आर्यन ने बहुत अच्छे नोट्स मेरे साथ शेयर किए यार, जबरदस्त शेयर किए। अभी मुझे पता नहीं इसमें कितने दिखेंगे आपको, अभी देखना दिख रहे हैं क्या नोट्स। ऐसे नोट्स बनाए हैं इसने, दिख रहे कह रहे राजीव? नहीं दिख रहे ना? सर थोड़ी सी जूम कर दीजिए ना। नहीं नहीं है ना, मुझे इसको, सर भले वो बड़ी स्क्रीन पे ले आइए ना। वो नहीं आ रहा ना, उस पर नहीं आएगा वो। बट ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये अपने जो नोट्स का जो है ना उसके अंदर ये अपलोड करता हूँ, ये वाले नोट्स। और आर्यन आप बनाओ, बहुत अच्छे नोट्स बनाए यार उसने, मतलब पता नहीं जी सर, कैसे दिख रहे हैं दिख रहे हैं दिख रहे हैं दिख ना, रहे हैं दिख रहे हैं। बहुत अमेजिंग। वो नोट्स देखोगे ना, उसने ये चार्ट है, ये टेबल बनाया है उसमें, और पूरे एक एक एग्जाम्पल, जो मैंने कल एग्जाम्पल लिया था ना, वो एग्जाम्पल भी उसने लिख दिया कि स्मॉल कंपनी की एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी। ये देखो, बिल टू एक्ट प्रॉपर बनाया है बच्चे ने, बिल टू एक्ट भाई, ये देखो पूरा बिल टू एक्ट। तो यार ये करो, थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे ना तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको ये चार्ट बुक में से ना। यस सर। अपने को मेरिट आना है भाई। जी सर। यस, चलो ऑल द बेस्ट राजीव भाई, मिलते हैं फिर, जी सर। है ना। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई एक दो चैट्स इंपॉर्टेंट आ रही थी। आर्यन मैंने वो, मैं बात कर लेता हूँ उनसे, सर लोग से, और करवा देता हूँ नोट्स अपलोड। दूसरा, नोट्स मृदुला मैंने एक्चुअली डाल रखी है, अगर आप कंटेंट में जाकर चेक करना एक बार, मैंने ये नोट्स ऑलरेडी डाल रखी है। आपको जो कंटेंट फोल्डर मिलता है ना जो पेड स्टूडेंट्स को, उसके अंदर इसी में क्लास में दिखता है। और आर्यन वो आगे फीचर आएगा, बहुत सारे फीचर्स पे वो लोग काम अभी कर रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं भाई लोग, आप लोग पूरे 1.5-2 घंटे से यहाँ पर, 2 घंटे से ऑलमोस्ट आप ईमानदारी से बैठे हो, इट रियली शोज कि आप कितना प्यार करते हो मुझसे और इस सब्जेक्ट से। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी एकाग्रता.co.in पे आइए और इस अमेजिंग बैच का हिस्सा बनिए। आप हमारे कोर्सेज के टैब में जा सकते हो, थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज है, आप देख सकते हो। देखो ये वाला बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ये वाला जो है ना, बोथ ग्रुप लाइव कॉम्बो। आप स्क्रॉल करके बहुत सारे हमारे कोर्सेज उसको गो थ्रू कर सकते हो, ऑल में जाइए। अब आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह पे आपको दिख रहा है, ये ग्रुप 1 का लाइव कॉम्बो है ना, इंडिविजुअल क्लासेस है। अब सब में 6 मंथ्स और 9 मंथ्स ये दोनों ऑप्शन भी है। जो ये 5,000 का दिख रहा है ये 9 मंथ्स का है, जो 4,000 का है वो 6 मंथ्स का है, मेरा वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, इन सबको देखो, जज करो, और जो आपको सही लगता है वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई वुड लव टू सी यू ऑल इन द क्लास लाइव। रेट्स एंड ऑल माइट चेंज, हो सकता है अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो, लेट देख रहे हो, तो रेट्स माइट हैव चेंज्ड बाय देन। तो वो तो बेटा चलते रहता है, विधि का विधान है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो लेट्स ज्वाइन द बैच फास्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच, है ना, जल्दी से। लॉक्ड है, लॉक्ड मतलब आप एक्सेस कर पा रहे हो ना आर्यन? मैंने डाला तो है यार, हाँ मिल गई ना, हाँ ठीक है। वो जो नोट्स की आप बात कर रहे हो ना, वो नोट्स आप यहीं पर शो ये हो जाएगा, आप देख पाओगे, आप ऐप पे ही देख पाओगे, वो डाउनलोडेबल नहीं होने वाली। वो आई थिंक आपको हम लोगों ने पहले भी बताया था ना कि डाउनलोडेबल नहीं रहेगी। उसका रीज़न ये है कि वो ना बहुत मेहनत से यार ये सारी नोट्स बनती है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो बाहर चली जाती है, फिर टेलीग्राम पे मिलती है, फिर लोग अपना नाम लेके बेच भी रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो जा रही है, ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाता है नोट्स का, बहुत पंगे हो रहे हैं। एंड ओइंग टू ऑल दिस वी हैव डिसाइडेड टू कीप दिस नोट्स लॉक्ड, तो वो तो रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, साइनिंग ऑफ यादव जोशी, बाय।